मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स से। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट ही शुड थिंक हु विल डू माय हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कौन करने वाला है, ये हमको सोचना पड़ेगा और ये कुछ समय लेगा, कुछ बातें करनी होगी इसको समझने के लिए। तो मेरा पहला स्टेप इसमें आएगा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ए हेयर ट्रांसप्लांटेशन टू बी डन बाय अ डॉक्टर। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बेसिक स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होती है, डॉक्टर से आप बात करते हैं, फिर वो उस जगह को चिन्हित करता है, लाइन बनाता है और मार्क करता है जिस जगह पे बाल आपके लगने होते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि वो आपके डोनर एरिया को स्टडी करता है, ट्राइको स्कैन करके इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो स्टडी करता है और उसकी डेंसिटी कैसी है, कहाँ है, वो पता लगाता है। वो आपके रेसिपिएंट एरिया को भी देखता है कि उसके एंगल्स कैसे कैसे हैं, कहाँ पे कम डेंसिटी देनी है, कहाँ पे बहुत ज्यादा देनी है या नॉर्मल देनी है। तो ये सारी चीजें उसके बाद आती हैं। इसके बाद आपके बालों को शेव करना होता है FUE प्रोसीजर में। तो वो शेव करना भी डॉक्टर की निगाह में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब शेव करते हैं हम बैक को तो हमको उस समय भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। मसलन पेशेंट को डैंड्रफ है कि नहीं, उसके मिनिचराइज बाल कितने हैं, उसके बालों में कोई और डिजीज है या नहीं, डायरेक्शन क्या है, व्हाइट हेयर कितने हैं या ग्रे हेयर कितने हैं उस एरिया में। ये सारी चीजें डॉक्टर को देखने को मिल जाती हैं अगर डॉक्टर ध्यान दे रहा है जिस समय आपके बालों की शेविंग हो रही है। इसके बाद स्टेप आता है डोनर एरिया को लोकल एनेस्थीसिया देने का, जो कि सिर्फ डॉक्टर को करना चाहिए क्लीनिंग के बाद। इसके बाद हार्वेस्टिंग, जो कि सिर्फ डॉक्टर को करनी चाहिए, उसके अलावा किसी को नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मार्किंग ऑफ द रेसिपिएंट एरिया, जिस एरिया पे ट्रांसप्लांट होना है उस एरिया पे हम आते हैं, उसका लोकल एनेस्थीसिया भी आपके डॉक्टर को ही देना चाहिए और उसके बाद उसमें स्लिट्स बनानी चाहिए। ये भी डॉक्टर को ही करना चाहिए। जो लास्ट स्टेप है इम्प्लांटेशन, बनी हुई स्लिट्स में बाल रखने हैं, उसको उसमें भी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको डॉक्टर को अपने हाथ से खुद करना चाहिए और बाकी जो प्लेसेस हैं उसको अपने हेल्प्स या ट्रेन्ड वर्कर की मदद से करना चाहिए। तो इतने सारे स्टेप्स हैं एक हेयर ट्रांसप्लांट में। अगर आप इस प्रोसीजर को अच्छी तरह से कराना चाहते हैं तो ये सब समझने पड़ेंगे। मेरे क्लिनिक का रूल ये है कि सारे स्टेप्स पे डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट के पास में होना ही चाहिए। एक अकेला स्टेप जिसमें कि कभी डॉक्टर थोड़ा आराम कर सकता है वो इम्प्लांटेशन का है। मतलब डोनर एरिया पे जो रेसिपिएंट साइट्स हैं उनमें जो है बाल को रखने का जो स्टेप है वो कभी कभी डॉक्टर खुद ना करे, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस रहे, ऐसा मुझे लगता है। इसमें एक सर्वे आया है मेरे पास और जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट एग्रीगेटर ग्रुप के द्वारा आया है और इन्होंने कोई 570-580 क्लिनिक्स पे स्टडी किया और जो स्टेटिस्टिक्स या आंकड़े जो आए वो बहुत ही हिला देने वाले हैं। तो मेरी नजर में जो आया वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। नंबर ये कि करीब 75% से ज्यादा क्लिनिक्स पे डॉक्टर की क्लिनिक नहीं है। 75% से ज्यादा क्लिनिक ऐसी हैं जिनमें डॉक्टर ओनर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां डॉक्टर ओनर नहीं है वहां डॉक्टर जल्दी जल्दी बदलता रहेगा। नंबर 2 पे जो चीज आई है इनके सर्वे में वो ये आई है कि 87% क्लिनिक्स प्रेजेंटली आर फ्रेंचाइजी क्लिनिक। मतलब किसी ने क्लिनिक दी हुई है, एक बिजनेस ग्रुप है उसने क्लिनिक दी हुई है, उसका एक नाम है, बहुत सारे शहरों में उस नाम से क्लिनिक्स है और डॉक्टर आके वहां काम करते हैं। इसमें भी सोचिए डॉक्टर बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता होगा और एक पैटर्न ऑफ वर्क नहीं है। एक डॉक्टर का पैटर्न ऑफ वर्क एक है, दूसरे डॉक्टर का दूसरा है। इसके अलावा एक और बहुत जो है मन को हिलाना वाला आंकड़ा आया है वो ये है 92% of the clinics they don't tell their patient until and unless he is on the table or even after the transplant procedure कि उसका डॉक्टर कौन है, उस डॉक्टर की रेलेवेंट डिग्रीज क्या है, ये कुछ नहीं बताते वो अपने पेशेंट को। तो ये बहुत ही खराब बात है, आपको इससे बचना चाहिए। डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर का नाम जानिए, उसका रजिस्ट्रेशन देखिए, डिग्री देखिए, तब टेबल पे लेटिए।
इसके अलावा 90% से ज्यादा क्लिनिक्स पे जो है परमानेंट स्टाफ नहीं है, मतलब वो किसी ट्रेंड स्टाफ को या टेक्नीशियन को अपने यहाँ रखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें उसमें खर्चा ज्यादा लगता है। तो वो क्या करते हैं कि जब एक केस बुक होता है तब वो शहर में अवेलेबल हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियंस को कॉल करते हैं और कहते हैं इस फला तारीख को हमारे यहाँ केस है, आपको आना है। कभी अच्छा अगर ट्रेन टेक्नीशियन मिल गया तो काम अच्छा हो जाता है, और अगर कोई अच्छा टेक्नीशियन नहीं मिला तो आपका जो है काम खराब हो जाता है, बेड बच जाता है, बुरा हो जाता है काम। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको हमेशा सजग रहना चाहिए। इसके अलावा भी 2 पॉइंट हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो मैं आपसे कन्वे करना चाहता हूं। वो ये कि अगर आपका प्रोसीजर 4 या 5 घंटे का है और पेशेंट को डॉक्टर शुरू से दिखता रहता है, उसके पास रहता है, तो वो असहज या एंग्शियस फील नहीं करता, वो नॉर्मल फील करता है। क्योंकि आप देखिए, कभी भी आप अस्पताल में जाते हैं तो वहां जो डिटॉल की, फिनाइल की, बीटाडीन की जो स्मेल रहती है वो कई लोगों को बहुत असहज कर देती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप असहज ना फील करें, और उसके लिए आपका डॉक्टर का आपकी विसिनिटी में होना, आपसे बात करते रहना, आपका बीपी लेना, पल्स लेना, आपसे इंटरेक्ट करते रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरी क्लिनिक में मैंने एक नियम बनाया है जिसको मैंने आज तक नहीं तोड़ा, और वो नियम ये है कि मैं एक दिन में साई कॉस्मेटिक्स पे एक ही प्रोसीजर करता हूं, ताकि जो मेरा आज का पेशेंट है, मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा अटेंशन उसको मिले। मैं एक एक डिटेल में अपने पेशेंट का ध्यान रख सकूं और एक एक डिटेल का मैं ब्यौरा ले सकूं, हर चीज पे मेरे नजर रहे और मैं एक अच्छे से अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट देने की कोशिश करूं। सो दिस इज ऑल बाय साई कॉस्मेटिक्स टुडे। मैं दूसरा वीडियो लेके जल्दी आपके पास हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।